अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि देखिए ये तो मेन टाइप्स हैं और इनका आपको पता भी होगा, लेकिन हर्बीवोर्स की भी एक उसने सब टाइप पूछ ली थी। तो वो मैंने हालांकि सर्च किया है, लेकिन मुझे सच समझ नहीं आया, याद नहीं आया कि बहुत सारी सब टाइप्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो उसने पूछी थी वो मुझे जहन में, मतलब मुझे मिली नहीं सर्च करके। आपको बस इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी भी डेप्थ पूछी जा सकती है। अ, कुछ इनकी सब टाइप्स भी पूछी जा सकती हैं। अब आते हैं जी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की तरफ। मेजर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिससे प्लांट्स, एनिमल्स, वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, ठीक है जी, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, डीकम्पोजर्स, जिनकी बॉडी बनती है, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, चार किस्म के हैं मेजर टाइप की। लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये ज्यादा है। प्रोटीन्स मिसाल के तौर पे हमारी जो जो मसल्स हैं, एनिमल्स का मसल, वो सारे का सारा प्रोटीन है। कार्बोहाइड्रेट्स जिस तरह आप देखें, गुदा, जो फ्रूट्स का गुदा है वो कार्बोहाइड्रेट है। मीठा मीठा जो होता है, आम है फॉर एग्जांपल, उसके इर्द गिर्द जो गुठली के इर्द गिर्द जो मिठास है वो उसमें ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट है, इसी वजह से वो मीठा है। और न्यूक्लिक एसिड्स, ये तो मतलब इसमें जो आप जीन्स का नाम सुनते हो, डीएनए का नाम सुनते हो, वो न्यूक्लिक न्यूक्लिक एसिड से बना होता है। लिपिड्स, लिपिड जो जानवरों की चर्बी है या घी है जो हम खाते हैं, वो लिपिड है, ठीक है। ऑयल, जिस तरह के सरसों का तेल, वो बीजों से निकलता है ना, तो वो लिपिड है। मुख्तलिफ इनकी टाइप्स होती हैं, तो वो हम देख लेते हैं इसको, और थोड़ा थोड़ा सा जहाँ से जिस डायमेंशन से क्वेश्चन आ सकता है वो देख लेते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी स्लाइड ये मिली है मुझे पिक्चर, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दी। इसमें ये एक तो ये पिक्चर्स बनी हुई हैं, आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, प्रोटीन्स कैसी होती हैं, देख ले आपने, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, ये कैसे होते हैं, थोड़ा ये देख लेना आप। मोनोमर्स क्या हैं जी इनके, मोनोसेक्राइड जो यूनिट है इसका, मोनोसेक्राइड मिलकर डाइसेक्राइड फिर पॉलीसेक्राइड बना देते हैं। हाँ, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ये याद रख लें लाजमी। ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये दो, इस तरह एक ग्लूकोज से मिलकर बना है। अपना माइक बंद करें भी, किधर से शोर आ रहा है? इल्मा नासिर। हाँ चलो, ये देखिए इसमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी आ गया। ये दो, जिस तरह दो ग्लूकोज से मिलकर माल्टोज बनता है, और फिर यहाँ से प्रोटीन का यूनिट अमाइनो एसिड, और इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये देखना। न्यूक्लिक, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो फास्फोडाइस्टर बॉन्ड से मिलकर बनते हैं। फैटी एसिड जिसमें ग्लाइसोल ईस्टर बॉन्ड होता है, ये सारी चीजें, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं। इनकी एग्जांपल्स आपने देख लेनी है, स्टार्च, सेलुलोज, इंसुलिन, डीएनए, आरएनए, फैट्स वगैरह, ठीक है। फंक्शंस भी थोड़े थोड़े इसमें लिखे हुए हैं, ये आपने देखना है। और क्या पूछा जा सकता है देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को जो एक तो इनको मोनोसेक्राइड है, अगर सिंपल एक हो तो उसकी एग्जांपल्स ये पूछी जा सकती हैं। वो कहता है कि जी मोनोसेक्राइड कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेक्राइड। साथ वो माल्टोज और लैक्टोज भी दे देगा, साथ वो फ्रक्टोज भी दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए ग्लूकोज, फ्रक्टोज और लैक्टोज मोनोसेक्राइड है। डाइसेक्राइड कौन से हैं ये देख लेना। पॉलीसेक्राइड कौन से हैं, स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, ये पॉलीसेक्राइड है, इनको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। क्लियर होगी जी बात, बस ये इस तरह ये चीजें याद रखनी है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। उसने कहा कि 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी एनर्जी होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में और 1 ग्राम प्रोटीन में सेम एनर्जी होती है, 4 किलो कैलोरी। फैट में 9 किलो कैलोरी होती है। अगर 1 ग्राम फैट हो तो 9 किलो कैलोरी हो जाती है, एनर्जी होती है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है। अच्छा, यहाँ से मैं वैसे इसको ज्यादा शॉर्ट कर गया, चलिए कोई बात नहीं, ये जितनी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए काफी है। न्यूक्लिक एसिड से आरएनए, डीएनए बनते हैं, हाँ ये बातें इधर लिखी हुई हैं। लिपिड्स के बारे में बता दिया मैंने, प्रोटीन्स के बारे में बता दिया कि मसल्स प्रोटीन्स के बनते हैं, वगैरह वगैरह। तो आई थिंक एनफ है यहाँ से, ठीक है। अगर फिर भी किस, जाहिर है आप माशाल्लाह काफी अब स्टूडेंट्स हो गए हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पास पेपर्स पढ़ते हैं,
अगर किसी के जहन में और इंफॉर्मेशन आ रही है, वैसे तो वो पास पेपर्स की ऐड है उसमें। अगेन आपको मैं वो पीडीएफ शेयर करूंगा जिसमें सारे पास पेपर्स के क्वेश्चंस हैं। अगर आप को लगे मतलब और ज्यादा पास पेपर, क्योंकि मैंने रिसेंट वाले तो मैंने रिवाइज किए हैं, पुराने मैंने इतने रिवाइज नहीं किए, इतना टाइम नहीं मिलता, तो बहुत सारी चीज स्किप हो जाती हैं, तो आप उसमें मुझे एडिशन करवा देना, ठीक है, साथ के साथ कि ये भी पास पेपर का क्वेश्चन है। यहां से एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, तीन इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं: म्यूचुअलिज्म, कोमेंसलिज्म, पैरासाइटिज्म। म्यूचुअलिज्म एक ये रिलेशन है दो जानदारों के दरमियान, दो जानदारों के दरमियान रिलेशन है। एक ऐसा रिलेशन, म्यूचुअलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो जानदार आपस में कनेक्टेड होते हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। इस तरह हनी बी है, हनी बी यानी कि शहद की मक्खी, वो फूलों के ऊपर बैठती है। अब वो फूलों के ऊपर बैठ के उसका रस चूसती है। फूल को उसके रस चूसने से कोई खास कोई नुकसान नहीं होता है, बेसिकली फूल का ऊपर बैठती है, रस चूसती है, थोड़े बहुत रस चूस के चली जाती है। शहद की मक्खी को इसका फायदा क्या हुआ कि उसको शहद बनाने में हेल्प हो गई, तो उसने शहद बना लिया, रॉयल जेली बनानी है उसने जाके। और फूल को फायदा क्या हुआ, पॉलिनेशन हो गई उसकी, ठीक है, पॉलिनेशन होगी, सीड्स बनेंगे, सीड्स बनेंगे तो उसकी जो नस्ल है वो बाकी रहेगी। कॉमेंसलिज्म, कॉमेंसलिज्म एक ऐसा रिलेशन है जिसमें दो जानदार आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है, ठीक है। तो जिस तरह ये वेल मछली है और ये बर्नेकल्स है, बर्नेकल्स जैसे, इसके अलावा भी मैंने एक चीज पूछी थी पढ़ी थी, मुझे वो बिल्कुल छोटी छोटी सी मछलियां हैं, वो मेरे ख्याल से मैट्रिक की बुक में भी है, उनका वर्ड है, और शायद पास पेपर में भी कहीं वो पूछा था। उनका नाम मेरे जहन से निकल गया, पर इस तस्वीर में वो नाम नहीं है। तो होता क्या है कि ये दोनों आपस में इस तरह से रिलेशन में है, ये जो बर्नेकल्स हैं या वो छोटी छोटी मछलियां होती हैं, वो जो शार्क के परों के ऊपर बैठ के बहुत दूर दूर डिस्टेंस तय कर जाती हैं। तो उनको छोटी मछलियों को फायदा होता है कि उनका डिस्टेंस तय हो जाता है, शार्क को कोई नुकसान नहीं होता, तो वो कोमेंसलिज्म है। पैरासाइटिज्म, पैरासाइटिज्म में क्या होता है, एक नुकसान में होता है, दूसरे को फायदा होता है। जिस तरह, ठीक है, सर में जुएं हो जाती हैं तो जुओं को फायदा होता है, सरवाइव करती हैं, मजे से खून पीती हैं। और इंसान या मैमल जिसको वो जू होती है, वो जाहिर है उसको नुकसान होता है, उसका तो खून जा रहा है ना जी। और हम बचपन में कहानियां सुनते थे कि जुएं अगर ज्यादा हो गई तो वो आपको लेके उड़ जाएंगी, इस तरह की बातें भी सुनते थे, तो शायद होता हो। सेल। अब हम आ जाते हैं ये एनिमल प्लांट्स, इनके जो बेसिक, इनकी जो एक बेसिक है बिल्कुल, उसको सेल कहते हैं। 2030 में क्वेश्चन पूछा कि सेल थ्योरी किसने दी थी, तो इन बंदों ने दी थी, स्केल्डियन और सेकवान ने। सेल क्या है जी, अब जिस तरह ये सामने एनिमल सेल है, एनिमल सेल के हम थोड़े से ऑर्गेनीलीज पढ़ेंगे, ऑर्गेनील्स के एक एक दो दो फंक्शंस पढ़ेंगे, एक एक फंक्शन मैं वैसे बता दूंगा, ठीक है, कि क्या क्या इनका फंक्शन है, क्या क्या इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लांट सेल में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया के सेल में क्या डिफरेंस है, फंजाई के सेल में, एक एक डिफरेंस जो पूछा जाने वाला है वो बताऊंगा। बाद में आपने इस लेक्चर को दोबारा सुनकर लिखते रहना है। अच्छा, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस से। तो न्यूक्लियस, अब एनिमल सेल है, एनिमल सेल का न्यूक्लियस है, ये एक सबसे इंपॉर्टेंट, जिस तरह इंसान के पूरी बॉडी को डायरेक्ट कौन कर रहा होता है, दिमाग, तो इस पूरे सेल को डायरेक्ट कर रहा है न्यूक्लियस। ये ना सिर्फ इसको डायरेक्ट कर रहा है बल्कि इसकी नस्ल को आगे बढ़ाने का भी जरिया है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा, क्रोमोसोम वाली स्लाइड भी मैं डालना भूल गया हूँ, चले कोई बात नहीं। तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम, न्यूक्लिय या क्रोमोसोम डीएनए पे मुश्तमिल होता है, डीएनए और प्रोटीन का मिलकर बना होता है। क्रोमोसोम के बारे में यही बात है बस। अच्छा, और इसके ऊपर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, इसका एक डार्क हिस्सा होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। ये बातें हैं बस न्यूक्लियस के बारे में। और न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, उसमें थोड़े छोटे से पोर्स भी होते हैं बाजू का। अच्छा, इसके इर्द गिर्द ये एक जाल बिछा हुआ है, इनको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, ये बेसिकली इस तरह की मेम्ब्रेन्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, मुख्तलिफ चीजों को बनाते हैं, जिस तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। बेसिकली इनका फायदा क्या होता है
कि यहाँ से जो कुछ प्रोटीन्स बनती हैं फॉर एग्जांपल, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होकर आगे जाएंगी। ये मैं रफली बता रहा हूँ चीज़ों को, ठीक है, जो मेजर बात है सिर्फ, बाकी हम इन डिटेल नहीं देख सकते। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। अच्छा, रफ के साथ बिल्कुल यहाँ पर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ, स्मूथ को कहते हैं लिपिड फैक्ट्री, क्योंकि इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो लिपिड्स बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन फैक्ट्री, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते, इनको हम क्या कहते हैं, लिपिड फैक्ट्री। अच्छा, और ये क्वेश्चन भी आया था यहाँ पर प्लास्टिड्स, सॉरी राइबोसोम्स के हवाले से भी एक क्वेश्चन आया, वो देखते हैं, शायद मैंने ऐड किया है, वो देख लेंगे। यहाँ पर सेल को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेल को थोड़ी तकवियत देने के लिए कुछ जिस तरह हमारे जिस्म के अंदर हड्डियां होती हैं, इसी तरह यहाँ पर साइटोस्केलेटन होता है। हमारे अंदर स्केलेटन होता है, सेल के अंदर साइटोस्केलेटन होता है, जिसमें माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट वगैरह इस तरह के धागे होते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। इसके अंदर जो भी सेल की एनर्जी होती है बेसिकली यहीं पे बनती है। पावर हाउस मतलब जो बिजली क्रिएट हो रही होती है, एटीपी की सूरत में जो एनर्जी बन रही होती है, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया बनती है। इसके बारे में यही इंफॉर्मेशन याद कर लें। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम के बारे में हमने पढ़ लिया। राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर अटैच भी होते हैं, और ये जो अंदर मटेरियल है बिल्कुल, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फिर भी रहे होते हैं ऐसे आजाद आना। पर ऑक्सीजोम और लाइसोसोम ये कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, जिनके अंदर कोई एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। सेल का कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो वो अपने अंदर जज्ब करके उसको डिग्रेड कर देते हैं वगैरह वगैरह। इस तरह का दोनों का मिलता जुलता फंक्शन है। सेल मेम्ब्रेन, अच्छा हाँ, सेल मेम्ब्रेन के बारे में ये चीज़ मैंने ऐड नहीं की। इसके अंदर इसका जो मॉडल है, लॉक एंड की मॉडल, वो एक और मॉडल भी है, वो जिस जो इसने पूछा था कि मेम्ब्रेन सस्पेंडेड होती हैं और इस तरह का, उसको पता नहीं क्या जहन से नाम में निकल गया। आप में से किसी न किसी के जहन में होगा तो बताएं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, भारत, चलो देख लेंगे। दो मॉडल्स हैं, वो मैं स्लाइड नेक्स्ट ऐड कर दूंगा, मेरे जहन में रहेगी तो। बस यही बात है, इनके सेंट्रोसोम है, ठीक है जी। ये भी इसके सेल को तकवियत देते हैं बेसिकली। सेंट्रोसोम, नहीं, सेंट्रोसोम जो होते हैं ये सेल की डिवीजन में हेल्प करते हैं। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो ये एक इधर चले जाता है, एक उधर चला जाता है। इसको चलो आगे शायद मैंने स्लाइड ऐड की है, अगर माइटोसिस मियोसिस भी वो भी पढ़ाऊंगा तो फिर वो उसमें कवर हो जाएगी। हाँ जी, वैक्यूल, वैक्यूल का बहुत ज्यादा फंक्शन है प्लांट वाले सेल में, बड़ा बहुत बड़ा होता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सेल की जो इस तरह से मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। अच्छा, गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस मुख्तलिफ मटेरियल को मॉडिफाई करने के काम आता है। जो प्रोटीन्स हैं, ये लिपिड्स हैं, ये बनती हैं, या सेल के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। अब कुछ सेल्स हैं या कुछ, अब मिसाल के तौर पर, हर सेल तो हर काम नहीं करता ना। अब एक सेल है जो खास किस्म की प्रोटीन बनाता है। अब फॉर एग्जांपल लीवर का एक सेल है, वो एक एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एंजाइम एक प्रोटीन है। अब वो प्रोटीन हमारा दिमाग नहीं बनाता, तो क्या करते हैं गॉल्जी ऑपरेटर्स, उस मटेरियल को पैक करता है, और पैक करके उसको वेजिकल के अंदर लपेटता है, मेम्ब्रेन बनाता है, उसको बड़ी प्रोटेक्टेड फॉर्म में लोड करके फिर दिमाग तक पहुंचता है वो चीज ना। तो इसका ये काम है। ठीक है जी, आगे चलें। बोर तो नहीं हो रहे हो, बल्कि आपको, सर आज के लिए इतना बहुत है। और नहीं नहीं इतना नहीं है, इसको हमने कल एंड करना है। ठीक है जी, किसने बताया सोमा मतलब बॉडी, लाइसो मतलब सिक्रीटिंग, ओके हाँ। फ्लूइड मोजेक मॉडल, ठीक है, आसमान ने ये बताया, सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोजेक मॉडल। गुड जी, शाबाश। सैंडविच मॉडल मतलब जो ऊपर नीचे जो है वो प्रोटीन है, और दरमियान में लिपिड्स लिपटा होता है। फ्लूइड मोजेक मॉडल का मतलब प्रोटीन जो है ना वो रैंडम स्कैटर्ड होती हैं, ये था बेसिकली। पढ़ा दूं ना जी? ठीक है, यस सर। हाँ हाँ पढ़ा देते हैं, क्योंकि कल हमने इसको फिर एंड भी करना है, बल्कि मैं तो चाह रहा था कि आज के लेक्चर में एंड हो। ठीक है, एनिमल सेल और प्लांट सेल।
इनमें थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है, दो तीन डिफरेंस है, हाँ ये इसी में है, वो आपने याद रखने हैं। इनके अंदर सेल वॉल का डिफरेंस होता है। सेल वॉल का डिफरेंस क्या होता है? एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होती, प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब वो जिससे प्लांट का सेल अपनी खुराक खुद तैयार करता है, उसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल का डिफरेंस क्या होता है कि एनिमल सेल के अंदर छोटा सा वैक्यूल होता है और प्लांट सेल के अंदर बड़ा सा वैक्यूल होता है। तो क्लोरोप्लास्ट वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेजर डिफरेंस यही है, सेल वॉल वाली और क्लोरोप्लास्ट वाली। वैक्यूल तो होता ही है दोनों में, बस ये बात है। एक एक ऑर्गेनीली ऐसा भी होता है जो एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, वो इस स्लाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन मेरे जहन में भी अभी नहीं आ रहा कि कौन सा होता है। इस तरह का एक ऑर्गेनीली है शायद, चलें फिर देखते हैं, अगर जहन में आ गया तो बता दें। अब सेल वॉल का थोड़ा डिफरेंस। सर ये क्लोरोप्लास्ट ही है मेरे ख्याल में। क्लोरोप्लास्ट तो फिर प्लांट प्लांट में होगा ना, एनिमल में नहीं होगा। मुझे मुझे ऐसा याद आ रहा है कि ये एनिमल सेल में प्लांट में होता है। फोटोसिंथेसिस में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और हाँ जी, फोटोसिंथेसिस नहीं, एक, प्लांट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और वो क्लोरोप्लास्ट में ही होता है, हाँ चलो ये भी याद रखना आपने। जबकि एनिमल में नहीं होता। जो क्लोरोप्लास्ट है, इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। इसमें क्लोरोफिल है, जिसकी वजह से प्लांट ग्रीन नजर आते हैं। और स्पेशली ये पास पेपर में क्वेश्चन है, क्लोरोफिल ए, स्पेशली क्लोरोफिल ए की मदद, ए होता है इनके अंदर, जिससे फोटोसिंथेसिस होती है। वैसे वो प्लांट में हम पढ़ेंगे ना आगे, इसलिए वो नहीं मैंने अभी लिखा। लेकिन मेरे जहन में कोई एक ऐसा ऑर्गेनीली आ रहा है जो एनिमल में होता है, एनिमल सेल में है, प्लांट सेल में नहीं है, ऐसा कोई ऑर्गेनीली मेरे जहन में आ रहा है। चलें ठीक है, कोई मसला नहीं, होगा शायद कोई ना कोई, देखते हैं फिर। सेल वॉल का थोड़ा ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। प्लांट सेल की जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन की बनी हुई है, फंजाई की काइटिन की बनी हुई है। तो ये तीनों की सेल में ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, मेजर, ठीक है। तो प्लांट सेल सेलुलोज, बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकिन और फंजाई की काइटिन की बनी होती है। नेक्स्ट है जी, सेलुलोज और काइटिन का वैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे पता नहीं ये क्या चीजें हैं। थोड़ी थोड़ी सी इनकी यहाँ पे शेप आ गई हैं। तो अब आते हैं ब्लड सेल्स की तरफ। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, थोड़ी बहुत ही स्लाइड रह गई। वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है जी, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। इनके ये जो नेम है ना दूसरे वाले, रेड ब्लड सेल्स को एथ्रोसाइट कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट, सॉरी, हाँ ल्यूकोसाइट ही कहते हैं शायद, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। ये चीजें याद रखनी है। रेड ब्लड सेल्स का काम, रेड ब्लड सेल्स रेड होने की वजह क्या है, ये भी एमसीक्यूज है। हेमोग्लोबिन होती है इसमें। हेमोग्लोबिन क्या होती है कि जो सेल, जो ऑक्सीजन कैप्चर करने वाले या जो प्लांट, रेड ब्लड सेल्स का काम एक्चुअल में क्या होता है, इसके अंदर जो हेमोग्लोबिन है, ये रेड ब्लड सेल्स कैपिलरीज के होते हुए लंग्स में जाते हैं और लंग्स में ऑक्सीजन को कैप्चर करते हैं, और वही ऑक्सीजन को आगे मतलब भेजते हैं मुख्तलिफ सेल्स में। जब जाते हैं तो ऑक्सीजन डिलीवर करने का इनका काम है, डिलीवरी बॉय है। और ये, और वो किसकी मदद से करते हैं? हेमोग्लोबिन की मदद से। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? डिफेंस, ठीक है, इनका काम है डिफेंस। बाकी इनकी टाइप्स वगैरह उसको छोड़ दें। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, जो रेड ब्लड सेल्स के बारे में कई मरतबा पूछा गया है कि रेड ब्लड सेल्स की का लाइफ स्पेन कितना होता है? 120 दिन। रेड ब्लड सेल्स का ही पूछा हुआ है। बाकी व्हाइट ब्लड सेल्स का शायद कोई पूछा है तो 12 से 20 दिन तक इनका लाइफ स्पैन होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के पार्ट होते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वो हम कल थोड़ा सा देख लेंगे इसको। साइज इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर आपने 120 दिन और 20 दिन ये याद रखने हैं। बाजू का व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत ज्यादा एज भी होती है इनकी, लेकिन ये अराउंड इतने ही होते हैं मोस्टली। हाँ जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि रेड ब्लड सेल्स बन कैसे रहे? इसमें जो इम्पोर्टेंट है, पहली बात तो ब्लड सेल्स जितने भी बनते हैं वो बोन मैरो से बनते हैं, एक बात। दूसरी बात, यहाँ पर लफ्ज है स्टेम सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है।
जितने भी ब्लड सेल्स, जितने भी ब्लड के सेल्स है ना, उसकी ओरिजिन ये एक सेल है जिसको हम कहते हैं स्टेम सेल। ये जनरल सेल होता है। उसके बाद तमाम डिवीजन होती है, वो या तो रेड ब्लड सेल बन जाता है या व्हाइट ब्लड सेल बन जाता है। क्लियर है जी? बाकी ये टी सेल बी सेल इनके चक्कर में हम नहीं पड़ते। न्यूट्रोफिल बेसोफिल इनको छोड़ो, बस मेजर टाइप्स टाइप्स आपने देख ली वो काफी है। स्टेम सेल यहाँ पूरी स्लाइड में ये स्टेम सेल आपने याद ज्यादा मतलब फोकस से याद रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन आया है जी कि वेरी इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? अडल्ट में 206 और बच्चे के अंदर अच्छा 350 लिखी हुई है। 300 ही होती है वैसे, 350 तो नहीं होती। 300 पढ़ी है ज्यादातर ना, 300 है तो 300 कर लें। ये इस तरह के इश्यूज आते रहते थे। 300 हमने ज्यादा, पीपीएससी में भी 300 ही पूछी हुई है तो 300 आप करें। रीजन क्या होती है कि बच्चे के अंदर मतलब जो हड्डियां ज्यादातर होती हैं वो छोटी छोटी सी हड्डियां होती हैं, छोटी हड्डियां होती हैं, कार्टिलेजिनस हड्डियां होती हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो हड्डियां आपस में फ्यूज होती रहती हैं। ठीक है, इसलिए बच्चे के अंदर हड्डियां ज्यादा होती हैं और अडल्ट के अंदर कम होती हैं। 206 और 300 ही याद रखना है। थोड़ा सा और देखते हैं कि जी लॉन्गेस्ट जो बोन है वो कौन सी है? फीमर। पूरा स्केलेटन हम देखेंगे। ठीक है, इनको जो फीमर बस जो ये स्केलेटन देख के हम बस कर देते हैं। फीमर लॉन्गेस्ट बोन है, और शॉर्टेस्ट कौन सी है वो भी आप देख लें। कान के अंदर हड्डियां होती हैं। अच्छा, उससे पहले हम ये देखते हैं ऊपर, सबसे पहले ऊपर स्कल। स्कल और फिर ये वर्टिब्री, वर्टिब्री 33। हाँ, ये भी क्वेश्चन है। हमारी जो बैकबोन के अंदर आई थिंक 33 होगा ना, अगर मैं भूल ना रहा हूँ तो आप फिर बता देना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो पढ़ाते पढ़ाते जहन में आती हैं। ओके। 33 वर्टिब्री होती हैं, और उन 33 के साथ ये जो रिब्स हैं 12। हाँ, ये भी क्वेश्चन है कि दो रिब्स जो है ना नीचे वाली वो ओपन एंडेड होती हैं, अटैच नहीं होती। ये दरमियान वाली हड्डी ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टर्नम कहते हैं। स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच होती हैं, और कितनी रिब्स अटैच होती हैं? 10, और दो ओपन पेयर होते हैं। ये ऊपर वाले जो बॉल जॉइंट, ये अपने इसको कहते हैं सॉकेट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये वाली। उसके बाद अब आते हैं हाथ की हड्डियों की तरफ। हाथ की ये वाली जो हड्डी है, एक हड्डी जो ऊपर एक हड्डी होती है इसको हिमरस कहते हैं। और ये जो नीचे वाली दो होती हैं इसको रेडियस और अल्ना कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर ये पेल्विस कूल्हे की हड्डी हो गई। हाँ, फिर यहाँ पर फीमर जो कि लार्जेस्ट बोन है हमारी, फीमर टिबिया फिबोला, ये भी याद रखनी है आपने। और क्या रह गया? हो गए सारे? फीमर टिबिया। अच्छा, आप में से किसी को पता होगा ये, मुझे सोच रहा था मैं, ये हाथ की हड्डियां होती हैं, इनको जो 15 हड्डियां होती हैं इनको क्या कहते हैं? किसी को पता सर है? फ्लैंजेस फ्लैंजिस, कहते हैं। फ्लैंजिस कहते हैं। सॉरी? फ्लैंजेस कहते हैं हाथ की फ्लैंजेस। हड्डियों को, और पाँव की हड्डियों को टेलस। पाँव की हड्डी? टार्सल मेटाटार्स। टॉर्सल। हाँ हाँ, हाँ टॉर्सल मेटाटार्सल होता है जिसका। ठीक है जी, गुड, कार्पल शाबाश। एंड मेटाकार्पल। ओके जी ओके। सर, हाथ की होती है मेटाकार्पस और फ्लैंजेस, और पाँव की टार्सल मेटाटार्सल। हाँ ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो ये मेरे ख्याल से जो उंगलियां होती हैं इनको टार्सल कहते हैं, और ये पीछे लंबी हड्डियां इनको मेटाटार्सल, ऐसे ही होता है ना? नहीं सर। हाँ। सर ये जो उंगलियां हैं उनको फ्लैंजेस बोलते हैं। उससे पीछे हमारे पास 8 होती है, उनको मेटाकार्पल, और उससे पीछे 4 होती है, उनको कार्पल बोलते हैं। अच्छा, आपने अभी टार्सल नहीं जो बोला? सर वो बाय मिस्टेक। पाँव की, मैं पाँव टार्सल की ही होती है। बात कर रहा था, मैं पाँव की बात कर रहा था। ओके सर। चलें जी, सर कार्पल कौन वाली और हड्डी है? टार्सल ये याद रख लें। चलो, कार्पल और टार्सल ये याद रख लें, ठीक है जी। यही होते और हैं। हाथ में 30 हड्डियां होती हैं और पाँव में 29 होती हैं। अच्छा, चलो ये भी मतलब एक हमारे पूरे बाजू में 30। गुड गुड, शाबाश जी, ये भी इंटरेस्टिंग हो गई बात। अब बाजू में 29 होती हैं और पाँव में 30, ऐसे ही होता है ना? बाजू में 30 होती हैं और हमारे पाँव में 29 होती हैं। बाज बाजू में 30 होती हैं, पाँव में एक हड्डी कम होती ओके जी, ठीक है। है। जी सर। जी ये सर। एक इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, ये भी ऐड कर लेते हैं। ओके। शॉर्टेस्ट बोन कौन सी है? कानों की हड्डियों को शॉर्टेस्ट बोन कहते हैं। ठीक है, इस तरह की हड्डियां होती हैं, और इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें तो ये पिन्ना,
यह एयर कैनाल, एयर ड्रम, और यहाँ पर हैं स्टेप्स, ये यहाँ पर। ठीक है। बाज़ औक़ात आप में से अगर कोई बचपन में देखो, ऐसे हम गोल गोल जो घूमते हैं, गोल गोल चक्कर लेते हैं तो हमें चक्कर आ जाते हैं। तो बेसिकली इन ये जो हड्डियां हैं ये मिसप्लेस होती हैं, इनका दिमाग से कनेक्शन होता है नर्व्स से ये यहाँ पर नर्व्स है ना, तो नर्व्स इनसे अटैच हैं। तो ये इनके मिसप्लेस होने से हमें चक्कर आते हैं। बस हम एयर एयर का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ेंगे, आई का पढ़ेंगे। एयर का ये आपके सामने है, थोड़ा सा बस वैसे देख लेना। एयर कैनाल है और एयर ड्रम वगैरह स्टेप्स इसके अंदर है, और तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है इससे। हाँ, यूटेशियन ट्यूब, मुझे ऐसा लगता है कि पास पेपर में कहीं ये पढ़ा है कि यूटेशियन ट्यूब बॉडी में कहाँ होती है, एयर के अंदर। ठीक है। हाँ, कोक्लिया, ये भी इसका स्ट्रक्चर है, ये आपने याद रखना। कोक्लिया, यूटेशियन ट्यूब और स्टेप्स, ये तीन ज्यादा हैं। ठीक है। हाँ, बाकी एयर ड्रम, एयर कैनाल, ये तो पता वैसे ही लग जाता है ना। नर्व्स का अगर पूछेगा तो ऑडिटरी नर्व, ये तो चलो इसको छोड़ो। बस जी, आज आपको जल्दी फ्री कर रहे हैं। अब पूछें जी, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।